हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीचिंग बाय अमरजीत सर यूट्यूब चैनल पर। यहाँ हम आपकी तैयारी को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाएंगे। चाहे आप यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, रेलवे डिफेंस या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो शुरू करते हैं आज के सेशन को सिंपल एक्सप्लेनेशन और एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ में। सो लेट्स बिगिन। जैसा कि आपने देखा था, जो हमारे इंडियन पॉलिटी की प्रीवियस 3 क्लास थी उनके अंदर हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज यानी कि डिस्कस कर लिया था जो भी एग्जाम के रेलेवेंट थे। और आज हमारी इंडियन पॉलिटी की 4th क्लास है। सो आइए देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, मूल कर्तव्य से रिलेटेड है। सो आपका जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा वो ये पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, यानी वो कौन सा संशोधन था जो कि मौलिक कर्तव्यों से संबंधित आपको देखने को मिलेगा। तो क्या ये 42वां था, ये 44वां, या 46वां, या 48वां? तो ये जो आपको देखने मिलेगा वो 42वां संशोधन देखने मिलेगा। अब 42वां भी कौन सा, यानी 1976 वाला, ये ध्यान रखना। 1976 का जो था ये आपको देखने मिलेगा। और टोटल जो हमारे संविधान का जो मौलिक कर्तव्य आपको देखने मिलेंगे वो 11 देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और यानी कि बेसिकली जो भारत के संविधान का जो मूल कर्तव्यों का जो विवरण है वो आपको देखने मिलेगा भाग 4 यानी कि पार्ट 4 के अंदर। ठीक है, पार्ट 4 के ए वाले पार्ट में। और ये आर्टिकल की बात करें तो ये आपको 51 के 1 में आपको देखने मिलेंगे। 51 के 1 में ये आपको देखने को मिलेंगे, यानी इट मीन्स 51 के क वाले पार्ट में। ठीक है, तो इसमें यानी कि आपका ऑप्शन यानी ए वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, इसमें आपसे पूछा कि कौन सा कथन सही नहीं है। क्या पहला आपसे कहा, मतलब इस ऑप्शन में दिया कि उन्हें परमादेश द्वारा प्रवाही बनाया जा सकता है। दूसरा है आपका कि उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है। तीसरा है अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है। चौथा आपका कि किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है तथा जिसे मतलब न्यायालय निश्चित करता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जो परमादेश को यानी कि प्रभावी बनाना, ये तो यहाँ पे गलती हो जाएगा। इस तरह का कोई स्टेटमेंट दिया नहीं है मौलिक कर्तव्यों के रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट है कि संवैधानिक प्रक्रिया से हम उसे बढ़ा सकते हैं, ये आपको सही देखने को मिलेगा। अस्पष्ट विधियों की व्याख्या करने के लिए हम उसका उपयोग कर सकते हैं, ये भी सही देखने को मिलेगा। और कोई भी विशिष्ट यदि कर्तव्य यदि उसका यदि पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में, तो वो न्यायालय उसको निश्चित करेगा। ठीक है, तो ये भी आपको सही देखने मिला। तो केवल इसमें आपका जो ऑप्शन है वो ए वाला ही यानी कि ऐसा स्टेटमेंट है जो कि आपका गलत है, यानी कि ए जो स्टेटमेंट है यहाँ पे आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राष्ट्रपति को यानी कि मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है, यानी किसको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है अपने भारत के अंदर, वो कौन से राष्ट्रपति थे। तो बेसिकली देखो, आप सभी को पता होगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी थे। ठीक है, जिनको मिसाइल मैन की उपाधि मतलब की दी गई थी, एज ए मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। और देखो इन्होंने ना एक अपना एक खुद का कह सकते हैं एक प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसको मतलब कि हम बोलते हैं IGMDP। ध्यान रखिएगा, ठीक है, IGMDP। ठीक है, IGMDP का मतलब ये होगा, ये एक तरीका का यानी कि इंटीग्रेटेड, मैं इसको लिख देता हूँ, ये जो था ये इंटीग्रेटेड, ठीक है, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो है आपका IGMDP, ये इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम देखने को मिलेगा। हिंदी में यानी कि एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम, ये देखने को मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये इसको जो लॉन्च किया गया था इनको मतलब कि इस प्रोग्राम को, तो ये 1983 में आपको देखने मिलेगा, यानी कि 1983 के अंदर। ठीक है, और ये एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा किया गया था। और इस प्रोग्राम के तहत में इन्होंने यानी कि कुछ मिसाइलें भी यानी डेवलप की थी। तो उन मिसाइलों का मैं आपको नाम बता देता हूँ, जैसे कि आपको देखने मिलेगी एक यानी पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी मिसाइल, ये मिसाइलों के कुछ नाम है जो इस प्रोग्राम के तहत ही यानी कि लॉन्च की गई थी। अग्नि और पृथ्वी, अग्नि, और आपको देखने मिलेगी एक त्रिशूल। ठीक है, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। और आकाश, ठीक है, और एक आपको देखने मिलेगी नाग। ठीक है, तो ये कुछ मिसाइल्स थी जो कि इनके द्वारा यानी कि इस प्रोग्राम के तहत में बनाई गई थी एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये हमारे भारत देश के यानी कि राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, 11वें नंबर के थे। ठीक है, और इनका कार्यकाल की बात करें तो ये आपको देखने मिलेगा 2002 से लेकर 2007 तक। ठीक है, 2002 से लेकर 2007 तक इनका कार्यकाल देखने मिलेगा। तो इसमें आपका ऑप्शन यानी कि बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के अनुसार केंद्र की जो कार्यपालिका की जो शक्ति है वो यानी किसके अंतर्गत देखने मिलेगी। क्या वो राष्ट्रपति जी के अंतर्गत देखने मिलेगी या प्रधानमंत्री जी के अंतर्गत देखने मिलेगी। तो बेसिकली जो केंद्र की कार्यपालिका की जो शक्ति है, कार्यपालिका की शक्ति, वो आपके राष्ट्रपति जी के अंतर्गत देखने मिलेगी। और ये भी जो आर्टिकल है आपका यानी कि जो अनुच्छेद है 53 का पहला वाला पार्ट, ठीक है, 53 का 1, 53 का 1 जो है उसके अनुसार यानी कि जो संघ की कार्यपालिका की शक्ति है वो राष्ट्रपति जी के अंतर्गत देखने मिलेगी केवल, ना कि प्रधानमंत्री। तो यहाँ पे ये बी वाला यानी कि गलत हो जाएगा।
ये जो बी वाला आपका ऑप्शन है यहाँ पे गलत हो जाएगा, केवल एक ही देखने को मिलेगा, यानी केवल एक आपको पहले ऑप्शन में देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख माना जाता है? तो क्या वो भारत के राष्ट्रपति माने जाते हैं, या भारत के प्रधानमंत्री, या हम कह सकते हैं मंत्रिमंडल, या राजनीतिक प्रमुख जो कि मंत्रिपरिषद सहित, ये सारे देखे जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हमें बात करें तो देखो अपने भारत देश की बात करें तो ये एक गणराज्य है। ठीक, भारत जो एक गणराज्य है, और इसका मतलब तात्पर्य यह हुआ कि भारत का जो मतलब कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं वो निर्वाचित होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारत का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष वो देखने को मिलेगा, उसको यानी कि निर्वाचित किया जाएगा, निर्वाचित होगा वो, ना कि वंशागुणत, ये चीज ध्यान रखिएगा। यानी कि वो वंशागुणत आपको नहीं देखने को मिलेगा, यानी कि वो वंशागुणत नहीं होगा, केवल निर्वाचित होगा। और भारतीय गणतंत्र का जो मतलब प्रमुख माना जाता है वो आपको मतलब कि कह सकते हैं जो राष्ट्राध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति जी देखने को मिलेंगे, यानी कि भारत के राष्ट्रपति। तो इसमें आपका यानी कि ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रपति के मतलब लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, मतलब कि भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए, यानी जो क्वेश्चन है पूछा कि वो कौन से भारतीय राष्ट्रपति हैं जो कि लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो इसमें आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा फखरुद्दीन अली अहमद, या डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, या डॉक्टर जाकिर हुसैन, या नीलम संजीव रेड्डी। तो इनमें से वो कौन से कह सकते हैं वो कौन से राष्ट्रपति थे जो कि लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं? तो वो नीलम संजीव रेड्डी देखने को मिलेंगे, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, और देखो सबसे एक इनके रिगार्डिंग में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी ध्यान रखना, ये जो थे यानी कि नीलम संजीव रेड्डी, ये 1977 से लेकर यानी 1970 से लेकर 1982, ठीक है 1977 से लेकर 1982 यानी 1982 तक ये मध्य भारत के यानी कि राष्ट्रपति भी रहे, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, मध्य भारत के ये राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। ठीक, तो इसमें आपका ऑप्शन यानी कि डी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तो तब मतलब कि निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? यानी कि अगर राष्ट्रपति का पद भी खाली हो और साथ में उपराष्ट्रपति भी ना हो तो उस समय जो उनका जो मतलब कार्यभार संभालेगा वो कौन संभालेगा राष्ट्रपति के पद का? तो क्या वो राज्यसभा के उपसभापति संभालेंगे, या भारत के जो महान्यायवादी होते हैं वो, या लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो, या सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो? तो इसमें जो देखने मिलेंगे सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, और इसका जो मैं फैक्चुअल बैकग्राउंड बता दूं आपको, ये है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ही क्यों संभालेंगे, क्योंकि अगर हम इसमें कुछ मतलब की सिचुएशन होती हैं, वो ये सिचुएशन होती है जैसे कि मान के चलो कि अगर राष्ट्रपति जी की बात करते हैं, अगर राष्ट्रपति जी की यदि मृत्यु हो जाए या पदत्याग कर दें या उन्हें पद से हटा दें, ठीक है, या राष्ट्रपति जी का पद खाली हो, तो ये चीज ध्यान रखा था उस समय जो राष्ट्रपति सॉरी उप समय मतलब उस समय तो आपका राष्ट्रपति मतलब वो पदभार संभालेगा। और यदि ये भी ना हो उस समय उपराष्ट्रपति भी ना हो तो उसके बाद में जो उच्चतम मतलब कह सकते हैं जो उच्चतम सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, वो उस पद को संभालेंगे। ठीक है, फिर उनकी जिम्मेदारी होगी। और ये भी ऐसे वैसे नहीं है, ये जो आपको एक अधिनियम के तहत में देखने मिलेगी जिसको हम बोलते हैं प्रेसिडेंटियल फंक्शनल एक्ट। ठीक है, प्रेसिडेंटियल जो फंक्शनल एक्ट था, प्रेसिडेंशियल फंक्शनल एक्ट के तहत में, ठीक है, प्रेसिडेंटियल फंक्शनल एक्ट था ये। और ये कब का आपको देखने मिलेगा 1969 का, प्रेसिडेंटियल फंक्शनल एक्ट 1969 का, जिसे हम राष्ट्रपति कृत्यों का निर्वहन अधिनियम भी बोलते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये आर्टिकल 65 में भी आपको देखने मिलेगा अनुच्छेद 65 के अनुसार, जो कि यदि मतलब कि अभी जो मैंने आपको बताया कि यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या उनका पद त्याग मतलब पद वो हटा दें, ठीक है, या पद से हटाए जाने कोई स्थिति आपको देखने मिले, या उनका राष्ट्रपति का पद मतलब रिक्त हो, तो उस समय उपराष्ट्रपति भी ना हो तो तब ये आपको देखने मिलेंगे। ठीक है, उस समय तो फिर ये संभालेंगे, और ये भी ना हो तो फिर ये देखने को मिलेंगे। तो इसमें यानी कि आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फिलहाल में। ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि यदि किसी समय राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति दोनों का ही पद रिक्त हो तो अभी मैंने आपको बताया कि कौन संभालेगा, जो कि हमारे मतलब कह सकते हैं जो भारत में मतलब कि अपने क्षेत्र अपने देश के अंदर जो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो देखने मिलेंगे। प्रधानमंत्री भी नहीं होंगे इसमें, लोकसभा के अध्यक्ष भी नहीं होंगे, भारत के प्रधान न्यायाधीश। देखो न्यायाधीश थोड़ा ऑप्शन को चेंज करके दिया है, वही क्वेश्चन है सेम, तो इसमें आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कोई नहीं, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आपका उपराष्ट्रपति से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा कि नीचे दो यानी कि वक्तव्य या कथन दिए गए हैं कि एक को यानी कि एक कथन को ए कहा गया और जबकि दूसरे को आर कहा गया, तो उसको आपको बताना कि कौन सा सही है और कौन सा किसकी स्टेटमेंट को एज ए मतलब कि करेक्ट करता है, मतलब कौन सा सही है। तो सबसे पहले एक ही बात करें तो ये कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह यानी कि सभा का सदस्य होने के लिए एलिजिबल हो यानी अहर्थ हो। नेक्स्ट कारण आर में बताएगा कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है।
ठीक है। तो अगर हम दोनों स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पे देखो सबसे पहले कि कोई भी अगर हम बात करें कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का बाद तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए एलिजिबल हो, तो ये बात यहाँ पे सही देखने को मिलेगी। दूसरी, यदि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये भी सही देखने को मिलेगा, यानी दोनों स्टेटमेंट आपको सही देखने को मिलेंगे। लेकिन ये चीज ध्यान रखिएगा, जो आर वाला कारण है, जो मतलब जो रीजन है, ये आर जो है वो ए का यानी कि स्पष्टीकरण कर रहा है, तो यानी कि दोनों ही ऑप्शन आपको सही देखने को मिलेंगे, ए भी और आर भी, लेकिन जो आर है वो ए का स्पष्टीकरण कर रहा है, तो यानी आपको ऑप्शंस में यही देखने को मिलेगा कि ए और आर दोनों सत्य हैं, ए और आर जो है वो ए का मान्य स्पष्टीकरण, यानी ए में ही आपको देखने को मिलेगा इसका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि इन कथनों में से कौन सा सही है, ठीक है, वो आपको बताना। सबसे पहले कि राष्ट्रपति की तरह जो उपराष्ट्रपति का चुनाव भी यानी कि आपको क्या वो अप्रत्यक्ष मतलब के रूप में देखने को मिलेगा। दूसरा है क्या राज्य की जो विधायिकाओं के सदस्य होते हैं क्या मतलब उनके चुनाव में उनकी काफी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दोनों स्टेटमेंट की याद करते देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें जो राष्ट्रपति की तरह जो उपराष्ट्रपति जी होते हैं उनका भी चुनाव आपको अप्रत्यक्ष रूप में ही देखने को मिलेगा, यानी पहला स्टेटमेंट तो आपको सही देखने को मिलेगा। लेकिन दूसरा वाला जो है कि राज्य की जो विधायिका की यदि हम बात करें जो सदस्य होते हैं वो दोनों चुनावों के लिए यानी कि महत्वपूर्ण नहीं होते, तो यानी कि ये वाला यहाँ पे गलत हो जाएगा, तो केवल आपको ऑप्शन में एक ही देखने को मिलेगा, तो केवल एक आपको ए ऑप्शन में सही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति के रिगार्डिंग में आपको स्टेटमेंट दी हुई है, तो वो आपको बतानी है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट है कि भारत का ये द्वितीय मतलब सबसे उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी होते हैं। ये दूसरा है कि भारत के जो उपराष्ट्रपति के पास में जो पद से संबंधित कोई भी औपचारिक कार्य या दायित्व नहीं हुआ। तीसरा है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके कार्य मतलब कार्य का निर्वहन करता है उपराष्ट्रपति, यदि राष्ट्रपति नहीं होंगे तो फिर उनका जो पद संभालेंगे वो ये संभालेंगे। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति की पद त्याग या अपदस्थीकरण या अथवा उनकी मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, तो आपको सारे ही स्टेटमेंट यानी सही देखने को मिलेंगे, यानी कि चारों के चारों, तो यानी कि ऑल ऑफ द अबव आपको स्टेटमेंट में देखने को मिलेगा ऑप्शंस में। तो यहाँ पे तो ये एक और दो दिए हुए हैं, ठीक है, इसमें एक और दो ये नेक्स्ट में बात करें तो देखो आपको डी वाले में देखने को मिलेगा, यानी सभी चार ऑप्शन, यानी ऑल ऑप्शन इसमें देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है आपका केंद्रीय मंत्री परिषद से रिलेटेड है, ठीक है। इसकी यदि मैं बात करूं तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्री परिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को मंत्री विवेचित करता है, तो कौन सा अनुच्छेद है, क्या वो अनुच्छेद 70 है या आपका अनुच्छेद 72 है या अनुच्छेद 74 है या अनुच्छेद 75 है। तो इसमें जो आपको देखने मिलेगा वो यानी कि अनुच्छेद 75 जो यानी कि आर्टिकल 75 ये आपको इसमें देखने को मिलेगा। और आर्टिकल 75 के रिगार्डिंग में आपको दो आर्टिकल और देखने को मिलेंगे, एक यानी कि 75 का 1 और एक आपका 75 का 2, ठीक है। यदि हम 75(1) की बात करें तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो प्रधानमंत्री होते हैं यानी कि हमारे देश के जो पीएम होते हैं प्रधानमंत्री, उनकी जो नियुक्ति करते हैं वो कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और जो नियुक्ति की जाती है वो प्रधानमंत्री की सलाह पे आपको देखने को मिलेगी। और 75(2) की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो कि मंत्री अगर हम इसकी बात करें जो मंत्री जो होते हैं वो राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार यानी कि पद पे रहते हैं, अगर चाहे तो राष्ट्रपति यानी उन्हें हटा सकते हैं, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के संदर्भ में आपको बताना है, इन कथनों पर विचार करना। सबसे पहले है आपका कि संघ मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। नेक्स्ट है कि संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के पश्चात अपने पद धारण करेंगे। तो इन दोनों में जो आपको स्टेटमेंट दोनों ही देखने मिलेंगी वो कौन सी इसमें गलत है, ठीक है। मतलब कि इसमें कथन जो दिए हुए कौन सा सही है कौन सा गलत है ये आपको चेक करना, क्योंकि देखो ऑप्शन से आप एक चीज आइडेंटिफाई कर सकते हो। बेसिकली इसमें पूछा क्या दोनों ही ऑप्शन ये सही है पहला दूसरा, या इनमें से कौन सा सही है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जो संघ मंत्री परिषद है उसके जो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप में होते हैं वो आपको उसके उत्तरदायी देखने मिलेंगे, यानी पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही देखने मिलेगा। और ऐसा क्यों, क्योंकि जो कि हमारा पार्ट 5 है जो भाग 5 है उसमें आपको एक आर्टिकल देखने मिलेगा 75 क्लॉज 3, ठीक है, 75 का तीसरा वाला उसके अनुसार। और दूसरा क्या है कि संघ के मंत्री या प्रधानमंत्री के तो प्रसाद परिषद होते हैं वो पद धारण नहीं कर सकते, तो इसमें आपका दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो केवल एक ही यहाँ पे ऑप्शन सही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो कितनी होनी चाहिए, तो ये यहाँ से आयु से पूछा है आपसे कि प्रधानमंत्री बनने के लिए जो एज है वो कितनी होनी चाहिए, क्या वो 21 वर्ष या 25 वर्ष या 30 या 35। तो बेसिकली वो जो आपको देखने मिलेगी 25 वर्ष देखने मिलेगी। अच्छा, आप इसके रिगार्डिंग में एक आंसर देना कमेंट कि जैसे प्रधानमंत्री जी की आयु पूछी यहाँ पे, ऐसे आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि राष्ट्रपति जी की जो मतलब कि न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए बनने के लिए, ठीक है, प्रेसिडेंट की। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, तो इसका आंसर आप दीजिएगा प्रेसिडेंट बनने के लिए कितनी न्यूनतम आयु होनी चाहिए, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है, एज कितनी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। एक से अधिक बार आपसे पूछा कौन थे वो प्रधानमंत्री, क्या नेहरू जी थे, ठीक है, या आपके इंदिरा गांधी जी, या गुलजारी लाल नंदा, या आपके अटल बिहारी वाजपेयी। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो ये एक से ज़्यादा यानी सभी बने, नेहरू जी भी, इंदिरा गांधी भी, और आपके गुलजारी लाल नंदा भी देखने को मिलेंगे, और अटल बिहारी वाजपेयी। तो यानी आपको सारे ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट देखने को मिलेंगे। एक बार आप ऑप्शन चेक कर सकते हो कि किसी में सारे हैं। देखो आपको डी वाले में देखने को मिलेगा उपयुक्त सभी, तो डी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में भारत के प्रधानमंत्री का पद एक बार से अधिक यानी कि अपने काल में उसको सुशोभित किया है। तो वो कौन देखने को मिलेंगे जिन्होंने एक से ज़्यादा यानी किया था। तो क्या वो नेहरू जी देखने को मिलेंगे, ठीक है, या आपके लाल बहादुर शास्त्री जी देखने को मिलेंगे, या ये गुलजारी लाल नंदा देखने को मिलेंगे, या आपके इंदिरा गांधी, या अटल बिहारी वाजपेयी। तो अभी मैंने आपको पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था, ठीक है। तो सबसे पहले इनमें देखो क्वेश्चन में पूछा क्या, राजनीतिक जीवन से रिलेटेड पूछा। तो राजनीतिक जीवन में जो देखने की बात करें तो आपको गुलजारी लाल नंदा देखने को मिलेंगे, और इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी जी देखने को मिलेंगे। यानी इसमें जो आपका सही ऑप्शन होगा वो 3, 4 और आपका और 5, यानी कि ये 3, 4, 5 ऑप्शन में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। 3, 4, 5 आपके सी वाले में देखने को मिलेगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री में कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुए थे, ठीक है जी, यानी जो कभी भी नहीं गए थे अपने संसद मतलब अपने कार्यकाल के दौरान में प्रधानमंत्री, वो कौन थे, संसद में एक भी दिन नहीं गए थे। तो वो जो आपको देखने को मिलेंगे क्या वो अटल बिहारी वाजपेयी थे, या वीपी सिंह थे, या हम बात करें तो क्या वो यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद जी थे, ठीक है, चंद्रशेखर जी थे, या चौधरी चरण सिंह थे। तो क्वेश्चन में पूछा क्या कि वो कौन प्रधानमंत्री थे जो कि अपने कार्यकाल के दौरान में कभी भी संसद में किसी भी बैठक में नहीं गए थे। तो वो चौधरी चरण सिंह आपको देखने को मिलेंगे, यानी इसमें डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और चौधरी चरण सिंह की यदि हम कार्यकाल की बात करें तो ये आपको देखने को मिलेगा यानी कि 28 जुलाई 1979 से लेकर, ठीक है, 28 जुलाई 1979 से लेकर 14 जनवरी 1980 तक, ठीक है, 14 जनवरी 1980 तक ये इनका कार्यकाल देखने को मिलेगा। और मतलब कि ये इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री थे, ठीक है, जो कि कभी भी यानी कि पार्लियामेंट या ये कह सकते हैं संसद के अंदर कभी भी किसी भी बैठक में नहीं गए थे, ठीक है। तो इसमें आपका यानी कि डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अभी देखो रिसेंटली इनकी जयंती भी गई थी, आपने देखा होगा। तो ये थे हमारे मतलब कि ओवरऑल जो भी मतलब टोटल क्वेश्चंस थे, लगभग 18-19 क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। बाकी क्वेश्चन जो है हम इसके आगे के टॉपिक के नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो हमारे साथ जुड़े रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, जय हिंद।